हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 13 दिसंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। जिसमें से पहला समाचार है भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाना। प्रधानमंत्री अपने हालिया कुवैत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री और वहाँ के जो अमीर हैं, वहाँ के जो हैं, उनके द्वारा रणनीतिक भारत और कुवैत के द्विपक्षीय संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को वहाँ का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है और देखा जाए तो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्षों में पहली यात्रा है। 1981 में इंदिरा गांधी जी वहाँ गई थी, उनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ की यात्रा कर रहे हैं, तो इसको समझेंगे। दूसरा मुद्दा है कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पनामा नहर को वापस मांगने का जो है मुद्दा, धमकी दी गई है कि वो पनामा नहर को वापस ले लेंगे। तो इसको समझेंगे कि पनामा नहर को लेकर ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसमें पूरे पनामा नहर के इतिहास के बारे में और उसके थोड़े बहुत कार्य प्रक्रिया को भी जानने की हम कोशिश करेंगे। तीसरा मुद्दा है, हालांकि ये समाचार आया था रविवार को, यानी परसों आया था, मतलब कल आया था, 21 दिसंबर को वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ये हर 2 साल पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ये आया है और इसमें कुछ अच्छी बातें बताई गई। जैसे भारत में पूरा वन आवरण और वृक्षावरण मिला के, यानी ओवरऑल वन कवर जो है, फॉरेस्ट कवर जो है, वो हमारी भौगोलिक क्षेत्रफल का 25% से ज़्यादा हो गया है, यानी एग्जैक्ट 25.17% हुआ है। हालांकि अभी भी ये जो हमारी वन नीति है उसके तहत जो 1/3 भौगोलिक क्षेत्र से कम है, लेकिन ये है कि इसमें वृद्धि हुई है। और इस दौरान 2005 से लेकर 2023 के बीच में इस रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2.33 अरब टन कार्बन इक्विवेलेंट का अतिरिक्त वनावरण या कार्बन सिंक हमने तैयार किया है। जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट को लेकर एनडीसी है 2.5 से 3 अरब टन का 2030 तक, उसके काफ़ी करीब हम पहुंच गए हैं। तो आइए इन तीनों चीज़ों को देखते हैं, तीनों मुद्दों को देखते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ के कुवैत के शेख, मैं अगर कतर बोला हूँ तो वह कुवैत मान लीजिए, कुवैत के शेख द्वारा या अमीर द्वारा जो है ये उनको वहाँ का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत द्वारा ये पुरस्कार दिए जाने वाले एक विशिष्ट लीग में शामिल हो गए हैं। उनमें अभी देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति बुश थे, महारानी इंग्लैंड की महारानी जो है एलिजाबेथ द्वितीय थी, फ्रांस के राष्ट्रपति थे पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण गिने चुने व्यक्तियों में प्रधानमंत्री शामिल हो गए हैं और यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्षों बाद कुवैत की यात्रा है। कुवैत खाड़ी में स्थित एक प्रमुख देश है और खाड़ी कोऑपरेशन परिषद का जो है एक महत्वपूर्ण सदस्य है। हमारे यहाँ पे काफ़ी जो है प्रवासी भारतीय हमारे वहाँ पे रहते हैं और तेल मिलने के बहुत पहले से ही कुवैत और भारत के संबंध रहे हैं। 1961 तक तो हमारा रुपया वहाँ पे आधिकारिक मुद्रा के रूप या मुद्रा के रूप में चलन में था। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों में परिवर्तन हुआ, तेल आया, फिर अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ा, लेकिन कुवैत हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है और उसको हम अब रणनीतिक स्तर पर या कह सकते हो कि द्विपक्षों के संबंधों को और ज़्यादा व्यापक बनाने की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। इसी प्रधानमंत्री की इसी यात्रा के दौरान इस पर चर्चा हुई है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या मामला है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के अमीर मतलब वहाँ के जो आप एक समझ सकते हो कि बादशाह, कुवैत और बाकी जैसे गल्फ जो है काउंसिल कंट्रीज जो है, गल्फ कंट्रीज काउंसिल जो है, वह वहाँ पे ज़्यादातर क्या मोनार्क ही हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव मोनार्क हैं। तो मोनार्क मतलब वहाँ पे राजतंत्र वाली व्यवस्था है, तो ये अमीर वहाँ के राजा हैं या बादशाह कह सकते हो। और इनके बीच और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 22 दिसंबर को इनकी पहली द्विपक्षीय बैठक हुई है और दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। रणनीतिक साझेदारी के बारे में हम जब भी आता है मैं बता देता हूं कि द्विपक्षीय संबंधों में
कुछ विशेष मुद्दे रहते हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं, जबकि रणनीतिक संबंधों में हमारा दायरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम कूटनीतिक चर्चा करते हैं, आर्थिक कहते हैं, व्यापार करते हैं, निवेश करते हैं, रक्षा करते हैं, संस्कृति करते हैं, पीपुल टू पीपुल कनेक्ट की बात करते हैं, और साथ ही साथ इन्हीं सभी मुद्दों पर पूरे वैश्विक स्तर पे दीर्घकालिक अप्रोच लेकर चलते हैं। यानी हमारा जो संबंध रहता है उसको हम काफ़ी व्यापकता प्रदान करते हैं, गहराई से और क्षेत्रफल दोनों आधारों पे। और ये देखा जाए कि ये उस दिन हमने बात की रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए, जबकि प्रधानमंत्री को उनकी भूमिका के लिए कुवैत और भारत के संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका को लेकर कुवैत द्वारा अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है प्रदान किया गया है। अगर हम देखें कि रणनीतिक साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों का एक नया स्तर कर इसकी पृष्ठभूमि के रूप में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की यह कुवैत की यात्रा 43 वर्षों बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की यात्रा है। और इसमें 1981 में कुवैत की यात्रा उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। और देखा जाए तो भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक मित्रतापूर्ण संबंध है, और ये मित्रतापूर्ण संबंध सिर्फ तेल के पहले भी है, यानी तेल जब निकला उसके पहले से हमारा उनका संबंध रहा है। और कुवैत का जो आर्थिक पहलू रहा, या उस समय जब अर्थव्यवस्था उसकी चलती थी, उसमें ज़्यादातर तो भारत से जाने वाले व्यापार के साथ ही चलती थी। और ये चीज़ें दिखता है कि 1961 तक कुवैत की अर्थव्यवस्था में, यानी कुवैत में वैध मुद्रा, लीगल टेंडर के रूप में भारत की मुद्रा वहाँ पे चलती थी। और आज भी बहुत सारा समुदाय जो है, प्रवासी समुदाय वहाँ पे हमारा मौजूद है, जो वहाँ से रेमिटेंस के रूप में हमें भेजता है। तो ऐसे में एक रणनीतिक साझेदारी भारत और कुवैत के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देगा। आर्थिक संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो कुवैत भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। द्विपक्षीय व्यापार 23-24 में $10.47 का था, जिसमें से हम ज़्यादातर कुवैत से आयात करते हैं। हालांकि हम निर्यात भी $2 अरब तक हमारा पहुँच गया है। और अच्छी बात यह है कि कुवैत ने भारत में $10 अरब का जो है निवेश भी कर रखा है। और कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है, और हमारी ऊर्जा ज़रूरतों का 3% हम कुवैत से लेते हैं। लेकिन जैसे कि अभी हम देखेंगे कि ये $10 अरब का निवेश है, और कुवैत अगर देखा जाए तो खाड़ी का देश है, तेल वाला देश है, और काफ़ी संपन्न देश है। तो ऐसे में वो हमारे लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे हम काफ़ी मात्रा में निवेश भी ले सकते हैं। बाकी हमारे निर्यात का भी वहाँ पे काफ़ी प्रोत्साहन है, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में भारतीय वहाँ पे रहते हैं। तो रणनीतिक संबंधों की बात करें तो इसमें जो पहचाने गए क्षेत्र पहले से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो फार्मास्यूटिकल है, IT है, फिनटेक है, बुनियादी ढांचा है और सुरक्षा, ये तो है ही है। इसके साथ और नए क्षेत्रों को तलाशने की बात की जा रही है। देखिए, प्रतिनिधि मंडल स्तर की जब वार्ता हो रही थी तो वहाँ पे भी प्रधानमंत्री हैं, आमेर है, एक क्राउन प्रिंस हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे। तो उनके द्वारा व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, लोगों के बीच संबंधों सहित विविध क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। साथ ही में कुवैती निवेश प्राधिकरण और अन्य हितधारकों को प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भारत में ऊर्जा, रक्षा, चिकित्सा उपकरण, फार्मा, फूड पार्क आदि क्षेत्रों में निवेश के लिए आगे आए, क्योंकि भारत 2047 तक का जो उसका लक्ष्य है, अपने को एक विकसित देश बनाना है, और उसमें बहुत सारा अवसर है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने वहाँ के निवेश को भी आकर्षित किया है। देखिए, इसी तरह की बात प्रधानमंत्री UAE के साथ भी करते हैं। UAE भी एक गल्फ काउंसिल कंट्री का जो है सदस्य, गल्फ कंट्रीज काउंसिल का सदस्य है। तो UAE से भी इसी तरह की बात है, और दुबई से भी हमारी कुवैत से भी हमारी इसी तरह की बात प्रधानमंत्री ने कही है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग एक नया मुद्दा है, क्योंकि इसे व्यापक समझौते के माध्यम से कहा जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षण, कर्मियों और विशेषज्ञों का आदान प्रदान, संयुक्त अभ्यास, रक्षा उपकरणों की आपूर्ति आदि चीज़ें हो रही है। देखिए, अभी तक जितने भी खाड़ी देश हैं, जो खाड़ी काउंसिल कॉर्पोरेशन के देश हैं, उनमें अमेरिका मेन भूमिका अदा करता है, क्योंकि वो उनको सिक्योरिटी ऑपरेटर्स देता है। अभी जब खाड़ी काउंसिल देखेंगे तो हम बताएंगे कि ऐसा क्यों है। लेकिन भारत भी धीरे धीरे उन क्षेत्रों में अपनी रक्षा चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, चीन भी ने बहुत कोशिश की उस क्षेत्रों में अपने हथियारों को बेचने की, लेकिन चीनी हथियारों को कोई पूछ नहीं है।
भारत का देखा जाए तो अभी एक आपको याद होगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया में जब लड़ाई हो रही थी तो हमने आर्मेनिया को हथियार दिया था और अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान मदद करता था। जब हमने आर्मेनिया को हथियार दिया तो अजरबैजान मजाक उड़ाया, अरे भारतीय हथियारों का कोई मतलब नहीं है। और जब युद्ध में उसके परफॉर्मेंस को देखा तो आज वही अजरबैजान हमसे कह रहा है कि हमें भी हथियार दिया जाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय हथियार, भारतीय गोला बारूद उसके कहीं महत्व है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड मतलब विषय से विषयांतर होकर बता रहा हूं कि जिन सामानों को, जिन विदेशी कई सारी रक्षा कंपनियां चाहती हैं कि भारतीय सुरक्षा बल उनके सामानों को खरीद ले, क्योंकि जैसे ही वो खरीद लेता है, भारत की जो सुरक्षा बल है जब वो किसी उपकरण को खरीदते हैं, किसी रक्षा सामान को खरीदते हैं, तो वो इतना ज़्यादा स्क्रूटनी करते हैं कि वो स्क्रूटनी पर अगर कोई उपकरण सफल हो जाता है तो इसके बाद वो दिखाता है कि देखो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन मिलिट्री हमारी इस सामानों को इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद उसकी मांग अपने आप दुनिया में बढ़ जाती है। याद करिए जब हम राफेल लिए थे, राफेल अन्य देशों में जाता था, राफेल का जब हमारे साथ समझौता हुआ इसके बाद राफेल कई सालों तक जो है उसका बुक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताती है कि भारत के जो उपकरण हैं, जो हमारे जो अपने भी उपकरण बनाए जाते हैं, भले डीआरडीओ बना रहा हो, भले हमारे यहाँ निजी क्षेत्रों द्वारा बनाया जा रहा हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्स उसकी बहुत ही ज़्यादा स्क्रूटनाइज करके लेती हैं। ऐसे में उनकी गुणवत्ता वैश्विक स्तर पे वैसे ही रहती है। तो ये थोड़ा सा हमने इसको आपको बता दिया, क्योंकि थोड़ा सा चीन के भी यहाँ पे चीज़ें समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन ने बड़ी कोशिश की कि उसके जहाज़ को ले लिया जाए, उसके चीज़ों को ले लिया जाए, लेकिन लोगों ने उसको नकार दिया। जबकि भारत इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ बना रहा है और ये एग्जिस्टिंग अमेरिका के सहयोगी ये देश है। खाड़ी एवं सहयोग भारत एवं खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, अभी एक उस खाड़ी क्षेत्र के देशों का एक संगठन है। उसके साथ भारत का सहयोग काफ़ी पुराना है। 2023-24 में इस खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार 184.46 अरब डॉलर का है। ठीक है, और अगर इनको हम एक इकाई मान ले तो किसी और देश के साथ हमारा इतना व्यापार नहीं है। हालांकि इसमें कई सारे देश हैं, लेकिन ये बताता है कि ये क्षेत्र हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। और ऊर्जा सुरक्षा के लिए तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण देश है ही है। इसमें देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर शामिल है। इस साल इस गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की अध्यक्षता कुवैत कर रहा है, क्योंकि वो रोटेशन वाइज होता है। तो भारत भी जीसीसी के साथ वो मुक्त व्यापार समझौते के लिए जो है शीघ्र समापन के लिए जो है वो कह रहा है कि कुवैत को आभार व्यक्त कर रहा है और कह रहा है कि इस पे हम आगे बढ़ा जाए। अगर हम खाड़ी सहयोग परिषद या गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्री के रूप में देखें, काउंसिल के रूप में देखें, तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये यही सारे जो है इसमें गल्फ कंट्री के साथ है जिनमें कॉर्पोरेशन है, जीसीसी है। देखिए इसमें ओमान है, इसमें यूएई है, इसमें कतर है, इसमें कुवैत है और इसमें सऊदी अरबिया है। रियाद में इसका जो है सऊदी अरब में की स्थित रियाद में इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, मई 1981 में हुई थी। और ये इस क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है इन देशों का। इन देशों की देखिए तो ये ज़्यादातर कुछ कॉमन चीज़ें हैं। ये सुन्नी मुस्लिम देश हैं। तेल या नेचुरल ऑयल इनका प्रमुख क्षेत्र है। ये देश मोनार्क हैं, इसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हैं जैसे कि कुवैत, और कुछ एक्सक्लूसिव मोनार्क हैं जैसे सऊदी अरब, ओमान। और इसमें जो है देखा जाए तो ये जो देश हैं ये 1981 में स्थापना होती है। याद करिए यहीं पे है ईरान। ये सुन्नी शिया मुस्लिम देश है और इन देशों के साथ कट्टरता चलती रहती है, वो तो आपको पता ही होगा। और 1979 में यहाँ पे एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है और एक क्लर्किक या मौलवियों का शासन आता है। अयतुल्ला खुमैनी ईरान के नेता बनते हैं और उसके बाद इन क्षेत्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। और ऐसे में इस ईरान के प्रभाव को रोकने के लिए ये सब मिलके जो है सदस्य देश ये आपस में एक गठबंधन बनाते हैं। और ये काफ़ी अमीर देश हैं, ये आर्थिक और राजनीतिक संगठन है और इसमें सुरक्षा वाला पहलू भी जुड़ा हुआ है। हालांकि इसमें ये सब देश कहीं ना कहीं अमेरिका के ही प्रभाव में हैं। और अगर आईमेक इधर से चलाना है तो जॉर्डन को छोड़कर बाकी सारे देश इसी में से हैं।
कुवैत तो खैर बाहर है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको जानना है। ये अमेरिका के सहयोगी है। ईरान से इनकी जो है कहीं न कहीं खटपट है। सब शिया मुस्लिम देश हैं, अरे सुन्नी मुस्लिम देश हैं, अमीर देश हैं, और यहाँ पे सबके सब पे राजतांत्रिक व्यवस्था यानी लोकतंत्र जैसी कोई चीज़ नहीं है। और इन सब से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। इसमें से ज़्यादातर के साथ तो रणनीतिक था ही, अब कुवैत के साथ भी हमारे रणनीतिक संबंध हो गए हैं। तो ऐसे में अब ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इस समय कुवैत इनका जो है, चूंकि ये रोटेशन के आधार पे इनकी अध्यक्षता होती है, तो कुवैत इस समय इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा खाड़ी सहयोग परिषद को लेकर भी महत्वपूर्ण है। इसी दौरान प्रधानमंत्री को कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया, बिशप मुबारक अल कबीर या ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट दिया गया। यह कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह कुवैती सरकार द्वारा मित्रता और सद्भावना के प्रतीक के रूप में राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है। इसके पहले इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को, बिल क्लिंटन को, सऊदी अरब के राजा सलमान को, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भी मिला था। अब नरेंद्र मोदी भी इसी लीग में, वैश्विक नेताओं की लीग में शामिल हो गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला समाचार है वो ये है कि पनामा नहर को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी है। धमकी क्या दी है कि वो पनामा नहर का जो अपना अधिकार है वो वापस ले लेंगे, वो वापस मांग रहे हैं। देखिए, ये पनामा नहर है और ये अमेरिका है। पनामा नहर दुनिया के 3 प्रमुख जो व्यापार के लिए जो जलडमरूमध्य है या जहाँ से व्यापार प्रमुख होता है उस पे स्थित, उसमें से एक स्थित है। 6% व्यापार निकलता है और ये प्रशांत महासागर को, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। हाल फिलहाल में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति अभी बने नहीं हैं, 20 जनवरी को बनेंगे निर्वाचित राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पनामा नहर में जिस तरह से हमारे व्यापारिक जहाज़ों पर या नेवी के साथ जिस तरह से टैक्स वसूला जा रहा है या जिस तरह से पैसा लिया जा रहा है, वो कहीं न कहीं हमारे संधि का उल्लंघन है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसे पूरी तरह से वापस ले लेंगे। और ये भी कहा है कि पनामा नहर के संचालन में चीन की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपको ये लगता होगा कि नवंबर में रिजल्ट आ गया है, 5 नवंबर को, 20 जनवरी तक ये डोनाल्ड ट्रंप जो है चुनाव लड़े, मतलब राष्ट्रपति पद का उनका शपथ लेंगे। ऐसा क्यों है? 2-2.5 महीने का समय क्यों है? तो 2-2.5 महीने का समय अगर ये पनामा नहर रहता तो संभवतः ये काफ़ी कम हो जाता। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि यह अमेरिका के एक तट से दूसरे तट के बीच की दूरी, यानी उधर से अगर आप आओ, प्रशांत महासागर के किसी तट से आप आओ इधर वाशिंगटन की तरफ, तो कम से कम 1.5 महीने से ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि 13,000 मील की दूरी है। तो ऐसे में जो उधर उस राज्यों में जो निर्वाचित होते थे वो समुद्री मार्ग से होते हुए इधर आते थे, तो ऐसे में 1-1.5 महीने का एक्स्ट्रा समय लग जाता था। इसीलिए चुनाव जो है, चुनाव के 2-2.5 महीने बाद राष्ट्रपति शपथ लेता था। तो ऐसे में ये पनामा नहर अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए अमेरिका ने इसे बनवाया था, बाद में उसे पनामा को सौंप दिया। लेकिन आज राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं, तो इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग भी मुद्दा है, सूचनापरक भी मुद्दा है। देखिए, अमेरिका के इलेक्टेड राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 दिसंबर को कहा कि पनामा पर अमेरिकी जहाज़ों को पनामा नहर का उपयोग करने देने के लिए अत्यधिक शुल्क लेने का आरोप किया। पनामा एक देश है और पनामा नहर उसी, चूंकि पनामा में बनी है इसलिए वो पनामा नहर कह रहा है। और ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला एक कृत्रिम जलमार्ग प्रदान करता है पनामा नहर। इस अगर देखें, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी नौसेना और वाणिज्यिक जहाज़ों के साथ बहुत ही अनुचित और अविवेकपूर्ण तरीकों से व्यवहार किया जाता है और हमारे देश के साथ ये पूरा धोखा है और ये बंद होना चाहिए। और कह रहा है अगर पनामा में इसका पालन नहीं किया तो अमेरिका नहर को वापस लेने की मांग कर लेगा। अब देखते हैं पनामा नहर क्या है और अमेरिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया ना कि पनामा नहर होता तो ये 2-2.5 महीने का जो राष्ट्रपति के इलेक्शन के बाद प्रक्रिया चलती, संभवतः ऐसा नहीं होता। ये पूरे मैप को देखिए, यहाँ है सैन फ्रांसिस्को, या आप इसको कह सकते हो यहाँ पे कैलिफोर्निया शहर है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉट चुनता है। अभी इनको न्यूयॉर्क शहर किसी जहाज को जाना हो तो इससे घूम के पूरा इधर से साउथ अमेरिका होते हुए यहाँ पहुँचेंगे और ये दूरी है 13,100 नॉटिकल माइल, यानी लगभग 20,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर के आसपास या 17-18,000 किलोमीटर के आसपास है। और देखिए, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये 5200 नॉटिकल माइल है,
यानी कि लगभग 7-8 हज़ार यानी 10-12 हज़ार किलोमीटर की दूरी जो है समुद्र में कम हो गई, यानी करीब करीब 1-1.5 महीने का समय बच गया इस एग्जिस्टिंग रूट के कारण। किसके कारण? ये पनामा नहर के आने के कारण। तो ये पनामा नहर है, ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग में से एक मार्ग है। 6% जो है मूल्य का हिसाब से विश्व का व्यापार इधर से गुजरता है। लगभग 14,000 प्रतिवर्ष जो है जहाज, बड़े जहाज इस पार से अटलांटिक से प्रशांत, प्रशांत से अटलांटिक के बीच में होते हैं। हालांकि इस साल कुछ संख्या कम थी, क्योंकि एक झील है जिस झील से यहाँ पे पानी आता है, वो झील सूख गई थी। अगर देखा जाए कि इसकी परिकल्पना लंबे समय से की गई थी, क्योंकि एक तो इधर से होके इधर जाने में बहुत समय लगता था, दूसरे यहाँ के आसपास समुद्र जो है ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। और अब तो खैर बड़े जहाज हैं, अभी भी उनके लिए दिक्कत है, लेकिन उस समय जब छोटे जहाज या उतना होते थे तो उनके लिए इधर से इधर गुजरना काफ़ी रिस्की होता था। तो ऐसे में ये पनामा नहर की मांग बहुत समय से की गई थी, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो बीच में रास्ता है ना वो थोड़ा सा ऊंचा है और कई 26-27 मीटर ऊंचा है, और इतनी ऊंचाई से जहाज को इस तरफ से उस तरफ तक ले जाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इस मुश्किल से को काबू या दूर करने की कोशिश अमेरिका ने की। अमेरिका ने बीड़ा उठाया और 1904 से 1914 के बीच उसके प्रयासों से ये पनामा नहर बनता है। और ये प्रयास सिर्फ भौगोलिक नहीं है, अगर देखा जाए तो देखिए राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट कर रहे थे कांग्रेस में, उन्होंने कहा था कि इस महाद्वीप पर किया जाने वाला कोई भी महान भौतिक कार्य अमेरिकी लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो पनामा नहर के महत्व को वो बता रहे थे। और 1904 से 1914 के बीच में ये नहर बनी है। उसके लिए उसके पहले जो है पनामा जो है देश को अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन करके आज़ाद कराया कोलंबिया से। उसके पहले पनामा कोलंबिया तक में था, फिर अमेरिका के समर्थन से वहाँ पे तख्ता पलट कराया गया और पनामा में एक नई व्यवस्था बनाई गई। और 1903 में कराई गई, और 1903 में ही एक संधि की गई हे बुनो बरीला। इस संधि के तहत पनामा नहर को बनाने से लेके उसके संचालन करने तक की जो है अथॉरिटी किसको दे दी गई? अमेरिका को दे देगी। और फिर अमेरिका ने यहाँ पे बनाया। तो पनामा नहर के निर्माण में अमेरिका की क्या भूमिका थी? एक तो देखो वहाँ पे पनामा में सत्ता करके और संधि की, दूसरे क्या है कि वहाँ पे एक जो जियोग्राफिकल दिक्कत थी, दिक्कत ये थी कि वो जो जमीन का हिस्सा था वो समुद्र तल से ऊंचाई था, लगभग 26 मीटर ऊंचा। और ऐसे में उस जहाज को कैसे ले आया जाए, कितना ड्रेजिंग की जाए, कितनी कटावट की जाए, तो वहाँ पे एक लॉक प्रणाली अपनाई गई। लॉक प्रणाली को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वहाँ पे ऐसा है कि ये नहर है, 2-3 लॉक लगाया जाता है। जैसे समुद्र से यहाँ पे कोई जाता है जहाज, तो फिर एक लॉक बंद कर दिया जाता है और फिर इसमें पानी डाला जाता है और ये फिर ऊंचाई उठता है। फिर ये गेट खोल दिया जाता है। यहाँ का पानी का स्तर इसके पानी के स्तर के जब बराबर हो जाता है तो ये गेट खोल दिया जाता है, फिर यहाँ पे आता है और फिर जो है ये लॉक बंद करके इसमें पानी भरा जाता है। तो ऐसे सीढ़ी की तरफ चल के अटलांटिक से प्रशांत और प्रशांत से अटलांटिक के तहत जहाज़ों को ले जाया जाता है। इस निर्माण में बहुत पैसा लगा था उस समय। समझ लीजिए 1904 से 14 के बीच में $30 करोड़ खर्च हुए थे और हजारों की संख्या में लोगों की जान गई थी। लेकिन प्रश्न है कि इसके बावजूद भी अमेरिका ने पनामा को दे दिया? तो देखिए जैसे ही पनामा नहर खुली थी वहाँ के लोगों द्वारा विरोध करना शुरू कर दिया गया था। और जो वहाँ के लोकल लोग थे वो कहते थे जो अमेरिका की संधि है तो 1903 वाली, अजीब सा नाम है, वो संधि जो है वो हमारे सरकार के प्रतिनिधियों के जरिए नहीं हुई थी। और इसको लेकर काफ़ी विद्रोह आदि 64 में तो काफ़ी दंगे भी हुए थे। शुरू में अमेरिका इसका विरोध कर रहा था, लेकिन राष्ट्रपति जिम कार्टर ने शुरुआत में ये भी उसके विरोधी थे। लेकिन 1977 में एक संधि करते हैं, टोरी-जोस कार्टर संधि। इसमें 2 संधि होता है। इन 2 संधियों के तहत जो 1903 की संधि है वो बदल दी जाती है। तो टोरी-जोस कार्टर संधि देखिए ये हे बुनो बरीला संधि का स्थान लेती है। इसमें अमेरिका तटस्थ रहेगा, लेकिन अगर कोई भी खतरा आता है उसकी तटस्थता को तो पनामा नहर की सैन्य रूप से रक्षा करने की शक्ति अमेरिका के पास अभी भी है। और उसी के साथ एक जो 1989 में पनामा नहर क्षेत्र बना था जिसके तहत अमेरिका को वहां पे कंट्रोल था पनामा नहर का, उसे भंग कर दिया गया और 31 दिसंबर 1999 को पनामा वासियों को पनामा नहर मिल गया। तो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका ने
वहाँ के विद्रोह के या उस तरह की जनता के द्वारा मांग को देखते हुए ये वहाँ पे सौंप दिया गया। लेकिन कुछ लोग कारण ये भी बताते हैं कि उसको संचालन करने में इतना खर्चा लग जाता था, इतना भ्रष्टाचार था कि अमेरिका को लगा कि इसे छोड़ ही देना है, इससे अच्छा है कि हमारे जहाज आदि रहे, बस उसकी सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इतना असाधारण उदारता दिखाया गया है, ऐसे में इस उदारता का नैतिक और कानूनी दोनों सिद्धांतों का पालन अगर नहीं किया जाएगा तो वो इस संधि के जरिए अपने को मांग लेंगे। लेकिन इसके पीछे पैसा तो मुद्दा है, इसके पीछे एक मुद्दा और है, वह है कि पनामा नहर के प्रबंधन में चीन की भूमिका। ये बात ट्रंप ने भी उल्लेख किया है और ट्रंप ने कहा है कि इसके प्रबंधन में चीन की भूमिका नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो दक्षिण अमेरिका का पूरा क्षेत्र है, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका या पूरा अमेरिका महाद्वीप, उसको अमेरिका अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता है। और सोचिए कि क्यूबा में जब रूस वहाँ पे या सोवियत संघ वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल लगाने लगा था तो एक न्यूक्लियर विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया था। आज हाल फिलहाल में यह दिख रहा है कि उस क्षेत्र में चीन अपने BRI प्रोजेक्ट या बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत उस क्षेत्र में अपनी दखल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अमेरिका को बिल्कुल नागवार गुजर रहा। 2018 में चीन ने इस BRI पहल के तहत जो पहला देश हस्ताक्षर करता था BRI का इस पूरे लैटिन अमेरिका क्षेत्र में, वो क्या था? पनामा। और ये कहीं ना कहीं अमेरिका को नागवार गुजरा था। हाल ही में पेरू ने चीन द्वारा एक वहां पे विशाल शिपिंग टर्मिनल भी बनाया गया है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो अगर वहां से कोई सामान हमारे देश में आता है तो हम उस पर 233% टैक्स लगाएंगे। तो कुल मिला के ये जो ट्रंप की धमकी है, यह आप आर्थिक कारणों से ज्यादा इसको डिप्लोमेटिक या रणनीतिक कारण, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन देख ले सकते हैं और इसे चीन का विरोध के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अंतिम जो हमारा न्यूज है वो है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के 25% से ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र अब वनों के आवरण में है, वन आवरण या वृक्षावरण के अंतर्गत है, जो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। हालांकि जो हमारे वन नीति के तहत 33% क्षेत्र आना चाहिए उससे कम है, लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, ये एक सकारात्मक बात है। तो आइए जरा हम देखते हैं। देखिए, 21 दिसंबर को जारी वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार भारत के वन और वृक्ष क्षेत्र में वर्ष 2021 से अब तक 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2023 में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% हो गया है। देखिए, जो वन स्थिति रिपोर्ट है ये देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया या भारत का वन सर्वेक्षण द्वारा जो है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ये हर 2 साल में ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो 2021 वाली रिपोर्ट 22 में आई थी, अब उसके 2 साल बाद ये रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट कह रही कि हमारा 25.17% भौगोलिक क्षेत्र वृक्षावरण और वनावरण के प्रभाव में है। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह 33% जो कहा था उससे अभी कम है। FSI 1987 से वन कवर को करता था और 2001 में वन कवर के साथ वृक्ष कवर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अभी देखेंगे दोनों क्या मामला है। जो अच्छी बात है, इसमें जो पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने जब इसका सर्वेक्षण को जारी किया था तो उन्होंने कहा एक अच्छी बात यह है कि भारत ने 2005 के स्तर के तुलना में 2.29 अरब टन का जो है अतिरिक्त कार्बन सिंक मतलब वृक्षों की संख्या बढ़ाना, वृक्ष और वनों की संख्या बढ़ाना, जो कि वायुमंडल से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकते हैं। तो ये हमारे लिए बढ़िया है क्योंकि हमने इतना अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया है। देखा जाए तो पेरिस संधि के तहत 2015 की पेरिस संधि के तहत हर देशों को अपना नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जारी करना है और उस कंट्रीब्यूशन के तहत हमने तय किया था कि 2030 तक हम वृक्षारोपण वनारोपण बढ़ा के 2.5 से लेकर 3 अरब टन तक अतिरिक्त हम कार्बन सिंक तैयार करेंगे और उसके हम काफ़ी करीब 2023 या 24 की रिपोर्ट में ही हम उसके काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। यानी इस लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। इसी बात को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्री ने कहा है। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों को देखें तो देखिए, द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है, देहरादून स्थित भारतीय वन संरक्षण द्वारा तैयार की जाती है। रिमोट सेंसिंग और फील्ड आधारित डेटा पर यह तैयार किया जाता है। यह कह रहा है कि भारत का कुल वन और वृक्षावरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25.17% है। यानी 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जो हमारा क्षेत्रफल है उसका लगभग जो है 25.17% ये है। और इसमें 2021 की गणना में 1445 वर्ग किलोमीटर की ये जो हमारी वृद्धि देखी गई है। और ये रिपोर्ट क्या कहता है? ये कह रहा है कि 2006 इसमें 21 में
कुल वन क्षेत्रफल हमारा, वन कवर या फॉरेस्ट कवर हमारा 7,13,000 वर्ग किलोमीटर था, अब वो बढ़ के 7,15,000 हो गया है, जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र का 21.76 क्षेत्रफल है। अब ये वन कवर, अभी तो 25 देखे थे, तो वन कवर जो है वो ही होता है कि वन क्षेत्र से तात्पर्य है कि ऐसी भूमि जहां पे वृक्ष की छकनता यानी वृक्ष कैनोपी की जो है वो 10% से ज़्यादा हो और वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि हो, चाहे निजी क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, लेकिन 1 हेक्टेयर से ज़्यादा के भूमि क्षेत्र में हो और उसमें 10% से ज़्यादा वृक्ष कैनोपी हो या ट्री कैनोपी हो, तो वो वन क्षेत्र के रूप में माना जाता है और वो 21.76% है। इसके अतिरिक्त जो है एक और होता है, 2001 से वो भी उसको कवर किया जाने लगा है, वो वृक्ष क्षेत्र या वृक्षावरण जैसे बोलते हैं, वनावरण और वृक्षावरण। तो ये 1279 किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है और यह 3.41% है हमारे ओवरऑल क्षेत्रफल का। तो इस तरह से टोटल 3.41 ये और 21 मिला के 25.17 वर्ग किलोमीटर का हमारा हो जाता है। ये क्या है, वन क्षेत्र क्या है? देखिए वन क्षेत्र ये था कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा का जो भी क्षेत्रफल हो, और वृक्ष क्षेत्र वो है कि वो एक जो आरक्षित वन क्षेत्र है उसके बाहर हो और 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र का अगर ये होता है तो उसको परिभाषित किया जाता है वृक्षावरण क्षेत्र में। अगर देखा जाए तो भारत में ये बता रहे जैसे बांस में भी वृद्धि हुई है, मैंग्रोव में कमी हुई है। ये बताया जा रहा है कि भारत में बहुत घने या डेंस फॉरेस्ट में तो वृद्धि हुई है, लेकिन मध्यम घने और विरल वन क्षेत्रों में कमी दिखाई दे रही है। जहां तक हम राज्यवार आंकड़ों को लेकर देखें तो ये बता रहा है कि अधिकतम वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि छत्तीसगढ़ में देखी गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा है और राजस्थान है। यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वृद्धि जो देखी जा रही है वो छत्तीसगढ़ में है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में है, फिर उड़ीसा में है, फिर राजस्थान में। सबसे ज्यादा जो कमी देखी गई है वह है मध्य प्रदेश में, और इसके बाद कर्नाटक में, फिर लद्दाख में और फिर नागालैंड में है। यानी वृद्धि में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, कमी में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, और इसके बाद आप देख ही रहेंगे कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे ज्यादा वन और वृक्षारोपण मिला के मध्य प्रदेश में है 85,724 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है। अगर वृक्षावरण के संदर्भ में देखा जाए, यदि वन और वृक्ष दोनों और वृक्ष के संदर्भ में देखा जाए, यानी वृक्ष को हटा के केवल वन के रूप में भी देखा जाए, तब भी मध्य प्रदेश शीर्ष में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वनावरण लक्षद्वीप में है, इसके बाद मिजोरम में है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर है। पहाड़ी जिलों में देखा जाए तो 2,83,713 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40% है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखा जाए तो 327 वर्ग किलोमीटर की कमी दिखाई गई है, हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल के कुल वन और वृक्ष क्षेत्र में 1,74,394 वर्ग किलोमीटर इसी पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जो उनके भौगोलिक क्षेत्र का 67% है, जो जिस तरह से हिमालयी राज्यों के लिए या पहाड़ी राज्यों के लिए जो 2/3 माना जाता है उससे बेहतर स्थिति में है। यानी अभी भी हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र भले कमी है, लेकिन हमारे वन क्षेत्र को संचालित करने में उनकी भूमिका है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पे रहेंगे, पीडीएफ भी ये वेबसाइट पे रहेगा, काफ़ी अच्छे न्यूज़ है, तो आप इसको अपना नोट्स बना लीजिएगा। तीसरा जो ये रिपोर्ट है ये तो 2 साल पे आती है, तो इसको तो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।